नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी रेगी। कोरोना वायरस महासंकट के बीच देश में लागू लॉकडाउन को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गहन चर्चा की। लॉकडाउन 3.0 की मियाद 17 मई को पूरी हो रही है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल था कि क्या इसे बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक में जो संकेत आ रहे हैं वो देश में लॉकडाउन 4.0 का इशारा कर रहे हैं। हालांकि ये पहले से काफी अलग होगा और राज्यों को काफी ताकत भी मिल सकती है। दरअसल सोमवार को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच 6 घंटे से लंबी मैराथन बैठक चली। इस दौरान मुख्यमंत्रियों ने अपनी परेशानियां लॉकडाउन को लेकर राय पीएम के सामने रखी। इनमें से महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल और तेलंगाना ऐसे राज्य थे जिन्होंने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की है। कई अन्य राज्यों ने भी सिर्फ रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में सख्ती के लिए हामी भरी है। हालांकि अगर लॉकडाउन 4.0 आता है तो इस बार आर्थिक गतिविधियों को छूट मिल सकती है, जिसमें कई नियम भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इनको तय करने का हक राज्यों को भी मिल सकता है, जिसका संकेत मिल रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया नारा जन से जग तक भी दिया है। कोरोना संकट महामारी से निपटने के लिए देश भर में किए लॉकडाउन के चलते सारे कारोबार और उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप हैं। दिहाड़ी मजदूरों के सामने आजीविका का संकट खड़ा है, तो वहीं गरीबों के लिए अपना और अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी मुश्किल घड़ी में केंद्र की 5 योजनाएं गरीबों के लिए मददगार साबित हुई हैं। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान की आर्थिक मदद पहुंचाई है। कोरोना संक्रमण के संकट में गरीबों के लिए जनधन बैंक खाता मददगार बना है। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को अपना घर चलाने में आर्थिक परेशानी नहीं हो, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए की किश्त भेजनी शुरू कर दी है। कोरोना महामारी को लेकर उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की है और लॉकडाउन को लेकर कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मजदूर वापस लौटे हैं। क्वारंटाइन सेंटर की साफ सफाई और बेहतर व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ क्वारंटाइन सेंटर की जियो टैगिंग भी हो रही है। तो वहीं निगरानी समितियां पूरे तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में नजर बनाए रखे हुए हैं। तो एक खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता मनीष कुमार मिश्रा फोन लाइन पे जुड़े हैं। मनीष जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अपर मुख्य सचिव के द्वारा क्या कुछ फिलहाल कोरोना की स्थिति को लेकर आज यहां जानकारी दी गई है? देखिए, प्रमुख सचिव के पहले प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने पूरी जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की कितने संक्रमित है, कितने डिस्चार्ज हो गए, चले गए, कितने एक्टिव केस हैं, सारी बातें बताई। इसके अलावा अवनीश अवस्थी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री ने जो श्रमिक हैं उनके लिए रोजगार सृजन करने के लिए उस पर फोकस किया कि जितने भी मरोजा और मनरेगा वाली मजदूरी जो आपने देखा, वो ग्राम सेवकों को आज सुबह लगभग 225.39 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए उनके खातों में। 3 सालों से उनका बकाया था। खास करके जो तमाम जो गाँव में योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं का में वो मदद करते हैं, ग्राम रोजगार सेवक होते हैं, उनको आज दी गई है। इसके अलावा 2,23,000 जो मनरेगा मजदूर हैं उनकी संख्या कहना 23 लाख से 50 लाख करने का निर्देश हुआ है मुख्यमंत्री की तरफ से। श्रमिक जो बाहर जा रहे हैं उनको अच्छे बेहतर राशन किट देने की बात है, क्वारंटाइन करने की बात है, उनकी जांच करने की बात कही गई है। साथ ही रोजगार
उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी मजदूर बाहर से आए हैं उनको पहले का टेस्ट किया जाए, उनको घर तक पहुंचाया जाए, उसके बाद सूची बना के और रोजगार साधन उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास किए जाए। तो ये मोटा मोटी सारी जानकारी थी जो आज निर्णय किए गए मुख्यमंत्री द्वारा, और जो निर्देश दिए उसके बारे में अपर मुख्य सचिव जो है उन्होंने जानकारी दी। जी, इसी के साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो मजदूर हैं वो उत्तर प्रदेश में आए हैं, श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए हैं, और जो क्वारंटीन सेंटर में उन्हें रखा जा रहा है उनकी जियो टैगिंग भी यहाँ पर की जा रही है। तो किस प्रकार से जो ये जियो टैगिंग है ये काम कर रही है, किस प्रकार से नजर इस चीज के द्वारा बनाए रखा जा रहा है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि बयान में उन्होंने कह दिया कि जियो टैगिंग की गई है, लेकिन जियो टैगिंग कैसे की गई है इसके बारे में मीडिया ने जाके ग्राउंड पे तो नहीं देखा है, न सरकार की तरफ से दिखाया गया है। बयान जारी करके कहा गया है कि जियो टैगिंग की गई है, निगरानी समितियां बनाई गई हैं शहर में और गांव में, जो छोटे कस्बे हैं वहां पे, छोटे कस्बे हैं वहां बनाया गया है। सभासदों को, नगर पालिका है वहां सभासदों को जिम्मेदारी देगी, और गाँव में ग्राम प्रधानों को के देखरेख में एक निगरानी समिति बनाएगी जो इन मजदूरों पर नजर रख रही है जो बाहर जाए हैं, 14 दिन रहे, अगर जरूरत पड़ी तो उनके टेस्ट कराए जाए। इसकी सूचना जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं या जिले के स्तर के उनको दी जाए। ये सारी चीजें हैं। जियो टैगिंग वाली चीज अभी तक प्रैक्टिकली रूप में नहीं दिखाई दी कि जियो टैगिंग कैसे किया गया है। जी, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर अपर मुख्य सचिव के द्वारा की गई, कोरोना की स्थिति को लेकर तमाम जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार बड़े वित्त राहत पैकेज का ऐलान करने के लिए तैयार है। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के 3 चरणों से गहराए आर्थिक संकट की भरपाई के लिए पैकेज लाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पैकेज का ऐलान इसी हफ्ते किया जा सकता है। विपक्ष की ओर से भी सरकार पर ऐसा पैकेज लाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी राहत पैकेज की मांग पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विमर्श का फाइनल राउंड 2 मई को हुआ था। जानकारी के मुताबिक पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी राहत पैकेज को अंतिम रूप देने में लगे हैं। अगला कदम पैकेज का ऐलान होगा। सूत्रों के हिसाब से पैकेज में शामिल सारे उपायों को कैबिनेट मंजूरी की जरूरत नहीं है। कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिन्हें मंजूरी की जरूरत है। बीते 2 हफ्ते से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है, जिसे लेकर जल्द बैठक भी हो सकती है। सरकार और सलाहकार निकायों के सूत्रों ने दावा किया है कि पैकेज में राहत, पुनर्वास, लॉकडाउन के बाद जिंदगी को सामान्य पटरी पर लौटाने और कोविड-19 के अर्थव्यवस्था पर पड़े असर पर फोकस रहेगा। तो वही लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों से पूछा गया है कि राज्य क्या चाहते हैं। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से सुझाव मांगे हैं कि 17 मई के बाद किस दिशा में आगे बढ़ा जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन पर चर्चा की है और पूछा है कि कौन सा राज्य क्या चाहता है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 मई राज्यों से सुझाव मांगे हैं, जिसके आधार पर केंद्र सरकार फैसला लेगी। केंद्र सरकार को अपनी राय भेजने से पहले अरविंद केजरीवाल ने जनता से रायशुमारी का फैसला किया है। केजरीवाल ने कहा है कि मैं आज दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगना चाहता हूं। 17 मई के बाद क्या होना चाहिए, क्या लॉकडाउन में ढिलाई देनी चाहिए, अगर दी जानी चाहिए तो कितनी और किस क्षेत्र में कितनी कितनी दी जानी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने जनता से ये भी पूछा है कि क्या ऑटो टैक्सी चालू की जानी चाहिए, साथ ही क्या स्कूल खोलने चाहिए, मार्केट खुलने चाहिए। तमाम चीजों के बारे में जनता से केजरीवाल ने राय मांगी है। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बारे में बात की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से कहा कि हमारे सामने प्रवासी मजदूरों की समस्या एक बड़ी चुनौती है। अब तक 9 लाख से ज्यादा कामगारों और श्रमिकों को हम होम क्वारंटीन में भेज चुके हैं। इनमें से 7 लाख श्रमिक अपना होम क्वारंटीन पूरा कर चुके हैं।
उन्हें हम नौकरी और रोजगार देने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 दिनों में 3 लाख से ज्यादा लोग बसों और ट्रेनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आए हैं। निकट भविष्य में 10 लाख से ज्यादा लोग और भी आने हैं। 20 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी के लिए हम लेबर रिफॉर्म लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 2.34 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए की 2 किश्तें जा चुकी है। जनधन योजना में 500 रुपए महिलाओं के खाते में 2-2 बार भी आ चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 1.47 करोड़ लोगों को 2-2 बार रसोई गैस सिलेंडर भी दिया जा चुका है। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लेबर रिफॉर्म को लागू करना जरूरी था। ये उन्हीं जगह लागू किए जाएंगे जहां नई यूनिट लगेगी। तो वही खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता मनीष कुमार मिश्रा लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। मनीष, जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की थी और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने तमाम सुझाव यहाँ पर रखे, तो जानना चाहेंगे किस किस प्रकार के यहाँ पर सुझाव रखे गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने अपने ओर से सारी बातें रखी, किस तरह से मनरेगा मजदूरों का भुगतान किया गया है, साथ ही जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको किस तरह से प्रदेश में लाने का काम हो रहा है। उसके अलावा उनकी सूची बना के उनको रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो रही है और 2 लाख से ऊपर मजदूर उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। उनके सूची में उसमें से सकुशल अकुशल मजदूरों की सूची बनाई जा रही है ताकि उनको रोजगार दिया जाए। साथ ही जैसे आपने कहा कि वो नई यूनिट लगाई जाएगी, वहां पे संशोधन किया गया है। श्रम कानूनों को 3 साल के लिए, जो श्रम कानून थे कुछ, उन प्रावधानों को 3 साल के लिए सस्पेंड किया गया है ताकि जो कंपनी लगाने वाले हैं, छोटे उद्योग लगाने वाले हैं, उनको दिक्कत ना हो। अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है मुख्यमंत्री आवास से। कुछ और अहम निर्णय हो सकते हैं सूक्ष्म लघु उद्योगों को लेके, ताकि निवेश ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो और जो रोजगार आए हैं, मजदूर प्रवासी मजदूर हैं, उनका उपयोग सरकार यहाँ पे करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रवासी मजदूरों के लिए एक बड़ा यहाँ पर फैसला उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर कर रही है। रोजगार के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। तो वहीं कोरोना संक्रमण के मरीजों को लेकर हरियाणा और दिल्ली सरकार में अब टकराव बढ़ गया है। दिल्ली आवाजाही करने वाले लोगों की वजह से हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने का आरोप लगाते हुए मनोहर सरकार ने बुधवार को दिल्ली से सटी हरियाणा की सभी सीमाएं सील कर दी है। हरियाणा सरकार का कहना है कि दिल्ली से हरियाणा में आवाजाही के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी पास ही मान्य होगा। हरियाणा सरकार ने राज्य में आवाजाही के लिए दिल्ली सरकार के पास को अमान्य करार कर दिया है। हरियाणा सरकार का कहना है कि दिल्ली से आ रहे लोग हरियाणा में कोरोना वायरस के वाहक बन गए हैं। तो वहीं गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ये कहना है कि दिल्ली में आने जाने वाले कर्मचारियों और आम लोगों की वजह से हरियाणा में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। अकेले सोनीपत में 22 केस, पानीपत में 4, फरीदाबाद में और गुरुग्राम में भी यही स्थिति है। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजकुमार शर्मा फोन लाइन पे जुड़े हैं। राजकुमार, जिस तरीके से एक बड़ा यहाँ पर कदम सरकार ने उठाया, हरियाणा सरकार ने सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है दिल्ली की, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, जो हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो क्वारंटाइन एरिया है उसमें जो है लॉकडाउन रहेगा और उसमें सख्ती बरती जाएगी, लेकिन जो उससे ग्रीन में या ऑरेंज जोन में आता है उसमें जो है अब थोड़ी ढील देने की बात कही है। और साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि क्या दिल्ली की सीमाओं को में भी कोई ढील दी जाएगी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिल्ली की सीमाएं बिल्कुल सील रहेंगी, उसमें कोई भी छूट देने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि जो भी संक्रमण के मामले आ रहे हैं, चाहे गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, इसमें जो मामले हैं वो दिल्ली से ही आने वाले लोग फैला रहे हैं। और इसीलिए जो है इन चारों जिलों के अंदर जो है कोरोना संक्रमण की जो संख्या है वो ज्यादा है और रोजाना 2-3 से लेकर 5 से 7 मामले जो है हरियाणा में आ रहे हैं। इसलिए इस यहाँ पर कोई ढील देने का प्रावधान नहीं रखी जाएगा। और उनको स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी पास, चाहे वो दिल्ली दे रहा हो या हरियाणा दे रहा हो, उनको भी हरियाणा में एंट्री जो है बिल्कुल नहीं दी जाएगी। जी, अब दिल्ली सरकार वाले जो दिल्ली सरकार की तरफ से पास जारी किए गए थे उन्हें अमान्य करार यहाँ पर कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि अब जो केंद्र सरकार की तरफ से पास बनेंगे वो ही मान्य होंगे। तो किस प्रकार से जो लोग हैं इनके लिए अपील कर सकेंगे, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी? जी बिल्कुल, ये गृह मंत्री का स्पष्ट तौर पर कहना है, क्योंकि जो भी लोग अगर कोई केंद्र सरकार में कार्यरत है तो केंद्र सरकार
और उस विभाग द्वारा जारी जो पास है वही मान्य होंगे। दिल्ली सरकार द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा जो भी पास है वो अमान्य रहेगा। जो भी लोग इन दोनों जगह पे एंटर करना चाहेंगे उसमें केंद्र सरकार द्वारा जो पास है वो जारी किए जाएंगे, चाहे केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय हो चाहे अन्य भी मंत्रालय हो। लेकिन अगर हरियाणा का कोई भी नुमाइंदा जाना चाहेगा तो उसको केंद्र सरकार से ही पास लेना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। तो वही कोरोना वायरस की चपेट में अब एयर इंडिया भी आ गया है। दिल्ली में एयर इंडिया के हेडक्वार्टर में तैनात एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया है और साथ ही परिसर को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। तो वही दिल्ली स्थित एयर इंडिया हेडक्वार्टर से जुड़ा कर्मचारी ऐसे वक्त कोरोना वायरस की चपेट में आया है जब फ्लाइट सेवा शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली के लुटियंस जोन में मौजूद एयर इंडिया की बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और इसी के साथ 54 साल के कोरोना संक्रमित कर्मचारी, आपको बता दें कि वो करोल बाग इलाके का रहने वाला है। कुछ दिन से उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी जिसके बाद से वो होम क्वारंटीन थे। इसी दौरान उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया जिसके बाद उनकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। तो वही देश भर के राशन कार्ड धारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक नियम में बदलाव किया है। सरकार के फैसले का फायदा करोड़ों लाभार्थियों को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब ऐसी खबरें चल रही थी कि आधार से नहीं जुड़े राशन कार्ड अब रद्द हो जाएंगे। आपको बता दें कि देश में अभी करोड़ों राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जो कि आधार से लिंक नहीं है। आधिकारिक बयान में बताया गया है कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की जिम्मेदारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की 7 फरवरी 2017 की अधिसूचना के आधार पर दी गई है। इस अधिसूचना को समय समय पर संशोधित किया जाता रहा है और अब इस काम की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक के लिए कर दिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने तबलीगी जमात के सदस्यों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि तबलीगी जमात के सदस्यों ने पूरे देश में कोरोना फैलाया है। निषाद ने यह भी मांग की है कि देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार जमातियों के साथ सरकार को आतंकियों जैसा व्यवहार करना चाहिए। सांसद का यह बयान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उस नसीहत का भी विरोध करता है जिसमें कहा गया था कि कोरोना पर संभलकर बोले और धर्म के आधार पर कोई बयान न दे। तो वही नड्डा के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी भी खुद ये कह चुके हैं कि कोरोना का कोई धर्म या जाति नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद का यह बयान उस समय सामने आया है जब मुजफ्फरपुर में कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। बीजेपी सांसद ने कहा है कि मुजफ्फरपुर ग्रीन जोन में था लेकिन यहां भी बाहरी लोगों के आने से कोरोना संक्रमित मिलने लगे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच देश भर में लागू लॉकडाउन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जहां पिछली बैठक में केवल कुछ ही सीएम का पीएम के सामने बात रखने का उनको मौका मिला था, लेकिन इस बार सभी मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। इस दौरान गैर बीजेपी सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने सुझाव रखने के साथ केंद्र से कई बातों की मांग भी की है। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम के साथ बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने भी केंद्र से कहा कि राज्यों को आर्थिक मामलों पर फैसले लेना दिया जाए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि राज्यों को आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के फैसले लेने के लिए अधिकृत करें। तो वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोन तक सीमित रखा जाना चाहिए। सुरक्षात्मक उपायों के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के साथ ही गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल कॉलेज को खोलने और सार्वजनिक परिवहन को धीरे से शुरू करने की बात भी रखी गई। इसी के साथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी जगह आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी चाहिए।
तो वही खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से संवाददाता रमेश पुरोहित जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जिस तरीके से कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और यहाँ पर देखा गया है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों के साथ साथ जो बीजेपी के जहाँ पर बीजेपी अपनी सत्ता है वहां के मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी अपनी राय रखी है, तो क्या कुछ अभी तक बात सामने निकल पाई है? ऐसी बात अच्छी है कि कोरोना वायरस के जो उपजे हालात और लॉकडाउन का जो अभी जो चल रहा है पूरी देश में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की स्थानीय समस्याएं उभर करके सामने आ रही है। आज 5वीं बार जब नरेंद्र मोदी जो है राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं और उनकी राय जानी है। कल भी उन्होंने बात करी थी, आज भी कई जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जब वो सलाह कर रहे हैं तो मुख्य मुद्दा यही है कि जान है तो जहान है। अब लोगों की जो प्रायोरिटी जो पहले थी कि किसी तरह से जो है लोगों की जो है स्वास्थ्य के प्रति जो है ध्यान दिया जाए, वह काफी हद तक कंट्रोल हुआ है दुनिया भर के जो आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो। अब दूसरी जो सबसे बड़ी जो चुनौती जो समस्या आने वाली है वो है आर्थिक हालात जो खराब होते जा रहे हैं दिनों दिन, उसको किस तरह से इसको रोका जाए। तो पहला जो इनका जो चुनौती थी वो थी कि स्वास्थ्य के प्रति जो है वो कंट्रोल करना। तो काफी हद तक जो है हिंदुस्तान ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोका है। दूसरा कि जो आर्थिक गतिविधियां जो बंद हो चुकी है उसको किस तरह से पटरी पर लाया जाए। तो मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान भी देखा गया कि कई स्थितियों में जो है छूट दी गई है। औद्योगिक और व्यावसायिक जगत को अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके और चरणबद्ध तरीके से जो में जो डील देने के जो प्रक्रिया चालू हुई है। आज की बैठक में और कल की बैठक में मुख्यमंत्रियों ने भी यही मुद्दा उठाया उनके सामने कि जो आर्थिक जो चुनौतियां अब उभर करके सामने आ रही है उससे किस तरह से निपटा जाए। तो आज शाम को जब नरेंद्र मोदी एक देश के नाम जो संबोधन उनका जो आज आने वाला है अभी थोड़ी देर बाद में, तो हो सकता है कि इसके बारे में भी वो कुछ जो है अपनी बात रखे लोगों के साथ में। दूसरी बड़ी सबसे जो है कि मुख्यमंत्रियों ने स्थानीय स्तर पर मतलब अपने अपने राज्यों की जो लोकल जो समस्या है कोरोना वायरस से उपजे हालात से निपटने के लिए उनके बारे में और अधिक जो है अधिकार देने की बात कही है, रिलैक्सेशन देने की बात कही गई है, जिससे कि वे लोग जो है अपने अपने सुविधा के अनुसार और अपने जो उन राज्यों में जो चुनौतियां उभर करके सामने आई है उनका किस तरह से मुकाबला किया जाए, यह भी एक डिमांड जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने रखी गई है। तो अब जो हालात जो उभर करके सामने आ रहे हैं और 17 मई के बाद में लॉकडाउन किस रूप में आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, छूट देंगे चिट्ठी देंगे, वह थोड़ी देर बाद में जो है नरेंद्र मोदी अपने जो है राष्ट्र के नाम संबोधन में वह बात जरूर कहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के 2 दिन का जो मुख्यमंत्रियों के साथ में उनका जो चर्चा हुई है और खास बात यह है इसमें सबसे अच्छी कि मुख्यमंत्रियों के साथ में राय लेकर के वे कोई निर्णय ले रहे हैं। मतलब चाहे बीजेपी पार्टी रूलिंग स्टेट्स हो या नॉन बीजेपी पार्टी रूलिंग स्टेट्स, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में सभी राजनीतिक दलों को क्योंकि वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कुल मिलाकर के आम राय जो उभर करके सामने आती है उसके आधार पर ही जो है नरेंद्र मोदी जो अगला जो डिसीजन लेते हैं, अगला जो उनका क्या कहने चाहिए कार्य प्रणाली रहती है, ये सबसे अच्छी बात है। और जहां तक राजस्थान के संदर्भ की बात है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जो है खैर पुरोहित जी, देखने वाली बात ये होगी कि आज क्या कुछ यहाँ पर ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संवाद में करते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ गया है। चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय लड़ाकू विमानों ने बॉर्डर पर उड़ान भरी है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चीन के मिलिट्री हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा के करीब आ गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह तैनाती पिछले हफ्ते लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में हुई थी। पिछले दिनों उत्तरी सिक्किम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना सामना हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के सदस्यों को मामूली चोटें आई है। इस दौरान भारतीय और चीनी सेना के जवान आक्रामक हो गए थे, जिसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई है। हालांकि बाद में स्थानीय स्तर पर बातचीत के बाद सैनिकों को हटा दिया गया। इसके बाद एलसी पर
चीनी सैन्य हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते देखा गया। चीन की हिमाकत को देखते हुए भारतीय वायुसेना अब अलर्ट मोड में आ गई है। आनन फानन में लद्दाख बॉर्डर पर लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है और इसी के साथ ही लड़ाकू विमानों ने बॉर्डर पर उड़ान भरकर चीन को करारा जवाब दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।